स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्विक एमसीक्यूज। और आज की जो क्लास है हम इसमें क्विकली रिव्यू करेंगे। सिर्फ 10 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये जो 10 क्वेश्चंस हैं बहुत सॉलिड होने वाले हैं। और ये 10 क्वेश्चन हैं आपके रिसर्च बेस्ड हैं, और रिसर्च से क्वेश्चंस जो आते हैं, यदि इन 10 क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है और आप इसमें अपना क्विकली एनालाइज भी कर सकते हैं। साथ में आप सीख भी सकते हैं कि रिसर्च के क्वेश्चंस को कैसे आप एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को, और कैसे आप चूज करेंगे करेक्ट वन ऑप्शन। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड टू एक्सप्लेन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्रूटेड टू पार्टिसिपेट इन अ स्टडी डिक्लाइन ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई एक रिसर्चर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा है, और जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उसको करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे बड़ी जो नीड होती है वो एक रिसर्चर की होती है, उसके सैंपल की। तो जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उसके रिसर्च स्टडी में, वो उसका सैंपल होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टर्मिनोलॉजी है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो दिए गए ऑप्शंस में पाया जाएगा। सबसे पहले प्रश्न को समझिए आप लोग। ऐसा कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो आपको सिलेक्ट करनी है, जो ये एक्सप्लेन कर सके कि जो पार्टिसिपेट्स थे, जो सैंपल थे, जिनको रिक्रूट किया गया था, एज अ सैंपल चूज किया था रिसर्चर ने, अब वो जो सैंपल्स हैं वो डिक्लाइन हो गए हैं, उनका जो नंबर है वो क्या हो गया, घट गया है प्रोजेक्ट के दौरान। प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है और जो नंबर है, वो नंबर सैंपल्स का, जो पार्टिसिपेंट्स उनका क्या हो गया, वो घट गया है। तो इस टर्म को क्या कहा जाएगा? वेरिएबिलिटी, हेट्रोजेनिटी, होमोजेनिटी, या अट्रिशन? ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके चारों ऑप्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो जो फर्स्ट है यहाँ पर वेरिएबिलिटी जो बता रहा है, तो वेरिएबिलिटी का जो अर्थ होता है द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग चेंज, है ना। तो क्या हो जाए ना, जो क्वालिटी है या जो फैक्ट होते हैं, जब वो बदल जाते हैं, जब उनमें बदलाव हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका वेरिएबिलिटी। ठीक है। हेट्रोजेनेटिक अगर हम यहाँ बात करेंगे, तो हेट्रोजेनेटिक का मतलब होता है डिफरेंसेस होते हैं, या तो फिर वेरिएबिलिटी मतलब अंतर होंगे इनमें। हेट्रो है तो अंतर कहेगा। होमोजेनिटी, अब हम होमोजेनिटी का बात कर लेते हैं। तो होमोजेनिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग सेम और यूनिफॉर्म, है ना। तो होमोजेनिटी का मतलब होता है कि जो भी स्ट्रक्चर है, जो नेचर है, वो क्या रहेगा, थ्रू आउट वो कैसा रहने वाला है, वो सेम रहने वाला है, कोई भी बदलाव उसमें नहीं होने वाला है। फिर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है, अट्रिशन का मतलब जो होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो द पार्टिसिपेंट्स लीविंग अ स्टडी बिफोर कंप्लीशन और इनकम्प्लीट डेटा फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। मतलब डेटा कंप्लीट नहीं होता है, स्टडी कंप्लीट नहीं होती है, और जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आपने जिनको रिक्रूट किया था कि आप उनसे जो भी फैक्ट्स हैं या जो डेटा है वो कलेक्ट करेंगे, पर कहीं ना कहीं ये जो पार्टिसिपेंट्स थे वो क्या हो गए, वो उनके नंबर्स कम हो गए, या किसी भी वजह से लेक ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका, उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, उनके पास टाइम का प्रॉब्लम है, जो भी है। यदि आपका पार्टिसिपेंट आपकी रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं करता है आपके पूरे प्रोजेक्ट होने तक, तो ये जो कंडीशन है एट्रिशन, ये कंडीशन कहलाएगी। तो इसका सही जवाब जो जाएगा इस क्वेश्चन का, द टर्मिनोलॉजी used to explain the number of subjects recruited to participate in a study decline का मतलब होता है कम हो जाना, ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इज कॉल्ड एट्रिशन। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रश्न है और इसके जो चारों ऑप्शन है आपको समझ में आए होंगे। हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। द सब्जेक्ट in a research study behaves in a particular manner because they are aware that they are being observed। तो ये जो क्वेश्चन है इसको समझने का प्रयास करें कि जो सब्जेक्ट है इस रिसर्च स्टडी के अंदर में आप जिनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, वो आपके कौन है, वो आपके सब्जेक्ट है। तो जब वो सब्जेक्ट है, जो आपका पार्टिसिपेंट है, जो रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, यदि वो ऐसा बिहेव दिखाए कि पर्टिकुलर मैनर में बिहेव दिखाए
क्योंकि उनको मालूम हो कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी को ऑब्जर्व करे और वे व्यक्ति पर्टिकुलर मैनर में उसको बिहेवियर शो करे, तो इसको हम कौन सा इफेक्ट कहेंगे? ठीक है, हाउथॉर्न इफेक्ट ये कहा जाएगा, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट कहा जाएगा, रिएक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा, या नोवेलिटी इफेक्ट कहा जाएगा। तो हम चारों जो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं इस प्रश्न के, हम उस पर जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। हाउथॉर्न्स जो इफेक्ट होता है, इट इज अ फिनोमिना वेयर individuals modify or improve their behavior, typically increasing productivity। सबसे पहला जो है जिसको हाउथॉर्न इफेक्ट कहा जा रहा है, इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, वो उसको मालूम होता है कि उसे कोई असेस कर रहा है, और उस कंडीशन में वो क्या करता है, अपने बिहेवियर को वो टिपिकली चेंज करता है। और जो चेंज होगा उसके बिहेवियर में वो कैसा होगा, वो कैसा होने वाला है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो बिहेवियर वो बदलेगा उसमें क्या चीजें आएंगी कि जो प्रोडक्टिविटी है वो आपको प्रोडक्टिविटी देगा। जो भी वो काम कर रहा है वो काम कैसा करेगा, प्रोडक्टिविटी, टिपिकली प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। तो एक्सपेरिमेंटल जो इफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है कि इट इज यूज टू मेजरेबल इम्पैक्ट और चेंज in an dependent variable caused by the manipulation of an independent variable। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत साधारण है। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब हम मैनिपुलेट करते हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आता है। फॉर एग्जांपल, आप दो प्रकार के अलग अलग दो गमलों में आप एक ही प्रकार के पौधे लगाओ, है ना। आपने गुलाब लगाया है, गुलाब को आपने एक दिन पर खरीद के लाए हो, मिट्टी भी वही है, गमला भी वही आकार का है, ठीक है। आपने दो अलग अलग पॉट्स में दो अलग अलग पौधों को लगा दिए, दो गुलाब के पौधों को आपने लगा दिया। एक गुलाब के पौधों को आप कहाँ रखो, धूप में रखो, पर्याप्त पानी डालो, पर्याप्त फर्टिलाइजर डालो। दूसरे उसी पौधे को आप अंधेरे कमरे में रखो, पानी मत डालो, उसमें कोई फर्टिलाइजर मत दो, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद आप उसको 10 दिन देखो, आप 15 दिन देखो, आप 1 महीना देखो, उसके बाद आप क्या करो, आप उनको सामने रखो और आप दोनों जो गमले आपने रखे थे, दोनों जो पॉट्स आपने रखे थे, उन पॉट्स में आपको क्या करना है, आपको रखना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इफेक्ट देखना है, आपने किसको चेंज किया, किसको कुछ नहीं किया, तो दोनों में क्या परिवर्तन आएगा, ये एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट कहलाएगा। रिएक्टिव इफेक्ट यदि हम देखेंगे, तो रिएक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जो बॉर्डर जनरलाइजेशन जो फिनोमेना होता है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम यहाँ पर चेक करते हैं, है ना। मतलब इसमें क्या होता है, रिएक्टिव इफेक्ट जो हाउथॉर्न इफेक्ट है उसी के समान है, लेकिन अंतर यहाँ पर यही है कि रिएक्टिव इफेक्ट में भी पर्सन को पता रहेगा कि मुझे कोई जज कर रहा है, लेकिन वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करेगा, बिहेवियर को चेंज करेगा ड्यू टू समवन ऑब्जर्व, क्योंकि उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है। रिएक्टिव वो बिहेवियर में चेंज करेगा, लेकिन उसका जो बिहेवियर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। कोई आपको देख रहा है, आप किसी को देख रहे हैं और उसे पता है कि आप उससे देख रहे हैं, तो वो कैसा रहेगा, वो पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, और न्यूट्रल भी रह सकता है, ठीक है। कोई प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज नहीं होने वाली है। हाउथॉर्न इफेक्ट में क्या हो रहा था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, पर रिएक्टिव में इंक्रीज नहीं होगी, उस व्यक्ति का बिहेवियर न्यूट्रल रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव रह सकता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, नोवेलिटी इफेक्ट। नोवेलिटी जो इफेक्ट होता है, ये जो नोवेलिटी इफेक्ट है, ये नोवेलिटी का मतलब क्या होता है, न्यू, नयापन, है ना। तो जब भी व्यक्ति कोई नई चीजों के साथ में काम करता है, या नई चीजों को सीखने का प्रयास करता है, या नई चीजों के साथ में वो इंट्रोड्यूस होता है, इंटरेक्ट करता है, तो उसका जो बिहेवियर होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके पास कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, या आप किसी नई चीज से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड में या चौक पीस से लिखना, लिख करके बच्चे जो स्टूडेंट्स है, सिंपली अगर वो डेली उसी से पढ़े, लेकिन एक दिन आप उनको हाईटेक क्लास में लेकर जाओ,
तो उनके अंदर में क्या आएगा, उनके अंदर उनके बिहेवियर में, उनके काम करने के तरीके में, उनके अटेंशन के तरीके में क्या हो जाएगा, चेंजेस आएंगे। तो ये जो इफेक्ट आएगा वो एक नवीनता के कारण आएगा, नई चीज के कारण आएगा, लेकिन जो नोवेलिटी इफेक्ट रहता है वो बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं रहता है। ठीक है, जब कोई नई चीज हमको मिलती है तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो रेगुलरिटी में आती जाती है, हमारा जो बिहेवियर, हमारा जो सारी चीजें होती है वो चेंज होते जाता है। तो दिस इज अबाउट द नोवेलिटी इफेक्ट। तो अब आपको शायद समझ में आया होगा कि जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है। द सब्जेक्ट इन अ रिसर्च स्टडी बिहेव्स in a particular manner because they are aware that they are being observed, है ना। पर्टिकुलर मैनर में क्या करेगा, पर्टिकुलर वो क्या करेगा, न्यूट्रल रहना पर्टिकुलर नहीं आएगा, पॉजिटिव पर्टिकुलर नहीं आएगा, नई चीज से सीखना पर्टिकुलर नहीं आएगा, एक्सपेरिमेंटल पर्टिकुलर नहीं आएगा। आप पर्टिकुलर तब बोलोगे जब वो वहां पर आपको पर्टिकुलर अपना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके देगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, आपका जो है वो इसमें जो है वो हाउथॉर्न इफेक्ट है, ये सही होने वाला है। हाउथॉर्न इफेक्ट इसमें सही होगा। हम लोग देखते हैं नोवेलिटी ये सही नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हाउथॉर्न इफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। तो आपको बताना है कि कौन सा जो व्यक्ति था जिसने पहली बार स्टैटिस्टिक्स वर्ड का, सांख्यिकी का शब्द जो है वो इस्तेमाल किया। तो गॉटफ्राइड एचेनवेल, प्रोफेसर हॉरेस सैक्रिस्ट, क्रॉक्सटन एंड काउडन और गैलेन। तो हमको इसमें चारों ऑप्शन के बारे में देखना है, हम देख लेते हैं जल्दी से। जो गैलेन है, गैलेन क्या ग्रीक फिजिशियन थे और सर्जन थे ये, ठीक है। उसके बाद हम क्रॉक्सटन एंड काउडन के बारे में बात करेंगे। तो क्रॉक्सटन एंड काउडन एक फेमस स्टैटिशियंस थे जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव हमको स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी थी। यदि हम प्रोफेसर हॉरेस सैक्रिस्ट के बारे में बात करें तो ये भी एक अमेरिकन स्टैटिशियंस थे और इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है, इसको सबसे पहले गॉटफ्राइड एचेनवेल ने क्या किया था, इसको यूज किया था। ये शब्द को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है गॉटफ्राइड एचेनवेल को, जो एक जर्मन स्कॉलर थे, और इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, गॉटफ्राइड एचेनवेल ने स्टैटिस्टिक्स शब्द का उपयोग किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या है? लिटरेचर रिव्यू, हमको मालूम है कि लिटरेचर रिव्यू क्या है। यदि आप चाहते हैं मैं लिटरेचर रिव्यू में आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहले हम देखते हैं एवरीथिंग दैट इज नोन अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी रखना लिटरेचर रिव्यू है। एन एनालिटिकल समरी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, एनालिटिकल समरी रिसर्च फाइंडिंग्स की रिव्यू ऑफ लिटरेचर माना जाएगा। ऑल अप्रूव्ड डेटा ऑन अ रिसर्च टॉपिक, रिसर्च टॉपिक के ऊपर में सारा जो अप्रूव्ड डेटा है वो लिटरेचर रिव्यू होगा। या अ कंप्लीशन ऑफ ऑल पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ रिसर्च, है ना। रिसर्च को कंप्लीट करने के जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे वो रिसर्च रिव्यू लिटरेचर कहलाएगा। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो सही आंसर आपको मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, एवरीथिंग दैट इज नोन अबाउट सब्जेक्ट। हर वो चीज जो आप सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, है ना, ए टू जी, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को जान लेना ही क्या है, आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ठीक है। एनालिटिकल समरी, अप्रूव्ड डेटा ऑन अ रिसर्च टॉपिक, कंप्लीशन ऑफ ऑल पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ रिसर्च, ये रिव्यू लिटरेचर नहीं है। एवरीथिंग दैट इज नोन अबाउट सब्जेक्ट, इट इज a review of literature or literature review. Question number 5, the statements of beliefs and ideas which are considered to be true are known as, है ना। ऐसे कौन से कथन जो कि या बिलीव या आइडियाज जो माने जाते हैं कि वो सत्य हैं, वो माने जाते हैं कि वो सत्य हैं, उनमें कितनी सत्यता है इसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते, इनको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, बट स्टेटमेंट्स शुड बी कंसिडर और विल बी कंसिडर एज ट्रू, है ना। जो भी बिलीव्स हैं, जो भी आइडियाज हैं, उनको कैसे कंसीडर करना है कि वो कैसे हैं, वो सही है, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है, किन को कहेंगे हम, किन इस जो स्टेटमेंट्स जो दे रहा है या जो आइडियाज दे रहा है वो सही माने जाएंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या उसे हाइपोथेसिस कहा जाएगा,
assumptions, conceptual definition और ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो आपको बताना है कि जो प्रश्न पूछा गया है इसमें से चारों ऑप्शंस में से आपको उसका सही जवाब देखना है। सबसे पहले यदि हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस टेंटेटिव और टेस्टेबल प्रेडिक्शन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। जो रिसर्च है, रिसर्च के अंदर में जो वेरिएबल्स है, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच का एक ऐसा रिलेशनशिप है हाइपोथेसिस जिसको हम माप सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, जो मेजरेबल प्रिडिक्शन होता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज अ रिलेशनशिप। किस तरह का रिलेशनशिप है? दैट कैन बी प्रिडिक्ट, दैट कैन बी मेजरेबल, दैट कैन बी टेस्टेबल, जिसको टेस्ट भी किया जा सकता है। इस तरह का रिलेशनशिप है जो रिसर्च के वेरिएबल्स के बीच में, दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप है। दूसरा हम देखते हैं अजम्पशन की बात करते हैं। तो जो अजम्पशंस होते हैं, अजम्पशंस क्या होते हैं? इट्स बिलीव्स। ठीक है, अजम्पशंस आर द बिलीव्स टेकन एज ट्रू विदाउट प्रूफ। अजम्पशंस वो बिलीव्स होते हैं, वो विश्वास होते हैं, वो आइडियाज होते हैं जो कि किसी सबूत के साथ नहीं होते। अजम्पशंस में विश्वास होता है लेकिन वो कितना सत्य है उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो assumptions are the beliefs taken as true without proof and without evidence of विदाउट एनी एविडेंस। ठीक है, तो assumptions में सत्यता नहीं होगी पर वो बिलीव होगा कि वो सही है। अब हम देखते हैं कंसेप्चुअल डेफिनेशन। तो कंसेप्चुअल जो डेफिनेशन, रिसर्च में दो तरह की डेफिनेशंस होती है, एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन होती है, एक ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो दोनों को अभी हम समझाते हैं आपको। कंसेप्शनल जो डेफिनेशन होती है, कंसेप्चुअल जो डेफिनेशन है इसका मतलब होता है हाउ वी डिफाइन समथिंग। किसी चीज को हम किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं, हाउ वी डिफाइन समथिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी चीज को किस तरह से क्या कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। अब हम देखते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन की। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब होता है कि उस कंसेप्ट को, हाउ अ कंसेप्ट विल बी मेजर्ड और ऑब्जर्व। कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ था? हम कैसे किसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं, है ना? हाउ वी डिफाइन समथिंग, इट इज अ कंसेप्ट। लेकिन ऑपरेशनल का मतलब क्या है? हाउ अ कंसेप्ट विल बी डिफाइंड और मेजर्ड। हाउ अ कंसेप्ट विल बी डिफाइंड, मेजर्ड और ऑब्जर्व। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दोनों चीजों को साथ में समझने का प्रयास कीजिए। कंसेप्चुअल का जो समझते हैं एक, कि मोटिवेशन ले लेते हैं। तो मोटिवेशन जो है, यदि हम मोटिवेशन को डिफाइन करेंगे कि मोटिवेशन है क्या, ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है? इट इज इंटरनल प्रोसेस विच गाइड एंड सस्टेन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। है ना? ये क्या है? एक इंटरनल प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति को क्या किया जाता है, उसको जो भी उसके गोल्स है उसको अचीव करने के लिए गाइड किया जा सकता है। तो ये क्या है भैया? मोटिवेशन। हमने सीधे सीधे तौर पे बात करी, मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन का मतलब ही क्या होता है? ये एक इंटरनल प्रोसेस है, आंतरिक प्रोसेस है, जिसमें एक व्यक्ति को गाइड किया जा सकता है जिससे वो अपने गोल्स को अटेंड कर ले। अटेंड कैसे करेगा, कैसे वो पाएगा? जब तक वो अपने बिहेवियर में चेंजेस, मॉडिफिकेशन नहीं लाएगा। किसी चीज को क्या करना? मोटिवेट करना कि भैया आप करो, आप कर सकते हो। ये डेफिनेशन है कि भाई मोटिवेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि मोटिवेशन को हमने कैसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब ऑपरेशनल डेफिनेशन में क्या होगा? मोटिवेशन से ही समझते हैं। मोटिवेशन को हम क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। तो कितना मेहनत कर रहा है इंसान, किस तरह से काम कर रहा है इंसान, ठीक है, उसका वर्किंग आवर्स हम देख सकते हैं। एक स्टूडेंट को हम मोटिवेट कर सकते हैं अच्छा पढ़ने के लिए, आप अच्छा ये करो, वैसे करो, पर वो स्टूडेंट कैसे काम कर रहा है वो हम उसको मेजर करना पड़ेगा। तो कंसेप्चुअल डेफिनेशन में हाउ कैन वी डिफाइन समथिंग। दूसरी बात में है कि हम उस जो कंसेप्ट को जो हमने डिफाइन किया, हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं या कैसे हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कंसेप्चुअल डेफिनेशन और ऑपरेशनल डेफिनेशन, अजम्पशन और हाइपोथेसिस। अब आपको बताना है कि the statement of belief and ideas which are considered to be true are known as,
जो हो सकता है वो मान रहे हैं कि भाई सही है, उसे क्या कहेंगे? कोई प्रूफ नहीं है यहाँ पर, ऐसे बिलीव नहीं कि इसमें बिल्कुल सॉलिड आपको प्रूफ मिले। तो ये आपका आंसर जाएगा, ये क्या है? अजम्पशन है। ठीक है, हाइपोथेसिस नहीं है, कंसेप्चुअल डेफिनेशन नहीं है, ऑपरेशनल डेफिनेशन नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, realistic expectation which is something that we believe to be true. Hypothesis, conceptual framework, assumptions या concept. Realistic expectations which is something that we believe is to be true. इसको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हूं, तो आप इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करें। इसका जो आंसर जाएगा वो आएगा assumptions। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, सारी क्वालिटेटिव मेथड्स को दिया है, उसमें से एक मेथड है जो क्वालिटेटिव मेथड नहीं है। अब आपको पता करना है कि कौन सी जो मेथड है वो क्वालिटेटिव मेथड नहीं है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव मेथड्स को हम देख लेते हैं कि जो क्वालिटेटिव मेथड होती है, जो रिसर्च होते हैं उसमें क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, मिक्स होता है। ठीक है, तो जो क्वांटिटी होती है उसमें हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स के ऊपर में, गिनतियों के आधार पे, नंबर्स के आधार पर हमको वो, उसके आंकड़ों के आधार पर हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, जब हमको क्वालिटी देखना है तो क्वालिटी जो है ये एनालाइज करेगी, इसमें न्यूमेरिकल डेटा आपका नहीं रहेगा। ठीक है, ये एनालाइज करेगी नो न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको समझना, ओपिनियन समझना है, बिहेवियर समझना है, लाइव एक्सपीरियंस देखना है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव में क्या है, ओपिनियन हम सब देखते हैं, ठीक है, बिहेवियर हम लोग देखते हैं, लाइव एक्सपीरियंस देखते हैं। तो आपको बताना है कि किसमें हम लोग, इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं है। फिनोमिनोलॉजी, इथेनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी या कोरिलेशन। तो हम चारों जो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिनोमिनोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी का मतलब होता है लाइव्ड एक्सपीरियंस, है ना, जो घटना घटी है उसके दौरान। ठीक है, तो उस समय में जो रिसर्च होनी है या जो भी देखना है, तो क्वालिटी वाइज यहाँ पर ये है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो कुछ भी ऐसी घटना घटी है, कहीं सुनामी आया है या यहीं कहीं पर अर्थक्वेक आया है, उस समय में, उस घटना के समय में जो लोग वहां रहे हैं, या कोई ऐसा डिजास्टर हुआ है जहां पर लोगों ने जाकर कुछ चीजों को फेस किया है वहां के रहवासियों ने, तो जो घटना है, जैसे सुनामी में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, या जिन लोगों ने या जैसे कि कहीं पर ऐसे ह्यूमन डिजास्टर हुआ, ह्यूमन में डिजास्टर हुआ, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उस घटना में किसी ने अपने शरीर के अंगों को खो दिया है, तो उन लोगों के पास जाना, उन लोगों के एक्सपीरियंस लेना, उनके लाइव्ड एक्सपीरियंस लेना, उनसे उनसे पूछ करके जो भी आप रिसर्च फाइंड आउट करेंगे वो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाएगा, और फिनोमिनोलॉजी के अंदर में ये चीजें आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इथेनोग्राफी। तो इथेनोग्राफी के अंदर में क्या है, ये बताना आपको, क्या ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो जो इथेनोग्राफी है ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर में आएगा। अब इथेनोग्राफी में क्या होता है कि जो जैसे कोई विलेज में या कोई ट्राइब में जाकर रहना, और रह करके वो कम्युनिटी के और उनके प्रैक्टिसेस को, वहां के कल्चर को देखना, उस पर रिसर्च करना। ठीक है, इमेंस ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप, है ना, इमेंस ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप, कोई कम्युनिटी है या कोई पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वहां पर जाना और वो ग्रुप में रह करके समझना, देखना, उनका कैसे वो कर रहे हैं, वो इथनोग्राफी के अंदर आता है, और ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। अब हम देखते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। तो ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर में क्या आता है कि ग्राउंडेड थ्योरी में इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग स्पेशल प्रोसेस इंटरेक्शन। जैसे इसमें ये है कि ग्राउंडेड थ्योरी में अलग अलग थ्योरीज को लेकर के फ्रेमवर्क्स बनाना, डेवलप करना, और जैसे फॉर एग्जांपल है कि जो लोग हैं, है ना, जो लोग हैं वो उन सोशल प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, जो सोसाइटी में लोग हैं, जो समूह में लोग हैं, या जो
जो लोग रह रहे हैं उनका जो प्रैक्टिस है वो क्या है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या चीज अडेप्ट कर रहे हैं, क्या चीज वो सीख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम ग्राउंडेड थ्योरी की बात करें तो जो how analyze how student adapt to online learning during COVID-19। ठीक है, सो कोविड का जो पीरियड था उसके पहले यदि हम देखें तो बहुत ज्यादा सारे जितने भी ये सब जो मोड्स हैं ऑनलाइन के, वर्चुअल जो सब चले, ये सब कहाँ से चले, ये सब कोविड-19 के बाद से चले। उसके पहले कोई इन चीजों के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था कि क्लासरूम्स नहीं होंगे, बिना क्लासरूम्स के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ और ये चलते आए और अभी भी हम लोग उस मोड को इफेक्टिवली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और ये चल रहा है। ठीक है, तो ये ग्राउंडेड थ्योरी है जहां पर लोगों ने क्या किया, इस प्रैक्टिस को अडेप्ट किया। तो जब भी कोई नई चीज को लोग अडेप्ट करते हैं उसके ऊपर में यदि कोई रिसर्च की जाती है तो ये क्या होता है, आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। ठीक है, तो आपका जो फिनोमिनोलॉजी है ये भी क्वालिटेटिव है, इथनोग्राफी भी क्वालिटेटिव है, ग्राउंडेड थ्योरी भी आपको क्वालिटेटिव है। अब यहाँ पर बचता है हमारा कोरिलेशन। तो जो कोरिलेशन है ये क्या है, कोरिलेशन आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च आपका मेथड है, जिसमें क्या होता है, स्टैटिस्टिक रिलेशनशिप को, है ना, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में स्टैटिस्टिक्स रिलेशनशिप के आधार पर कोरिलेशन किया जाता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है ना। जैसे दो वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल यदि बच्चा ज्यादा देर तक मोबाइल फोन में रील्स देखेगा या अननेसेसरी चैट में ऑनलाइन गेम्स खेलेगा तो उसके पढ़ाई पर उसका कैसा इफेक्ट आएगा, अच्छा इफेक्ट तो नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन विल लीड डिक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस, है ना। तो ये कोरिलेशन है। ठीक है, तो इस तरह से जब कोरिलेशन होता है तो ये जो मेथड होती है वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव आपकी रिसर्च मेथड के अंदर में आती है। तो आपका जो सही जवाब आएगा कि जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन क्या है, आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आज का, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिनिंग causes and effect relationship between variables under highly controlled condition is। मतलब कि आपको बताना है कि ये कौन सी रिसर्च है ना, इसमें आपको बताना है कि ये कौन सी रिसर्च है जिसमें क्या हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को असेस किया जा रहा है, एग्जामिन किया जा रहा है अंडर हाईली कंट्रोल्ड कंडीशन। ऐसी कौन सी रिसर्च है, कौन इस चीज को, इस घटना को आप क्या नाम देंगे जिसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को हाईली कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर में एग्जामिन किया जा रहा है। तो ये कोरिलेशनल रिसर्च स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। आपको बताना है कि ये कौन सा रिसर्च है। तो कोरिलेशनल रिसर्च मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये क्या है, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल हमारा क्वांटिटेटिव मेथड है, जिसमें कि क्या किया जाता है, स्टैटिस्टिकल्स रिलेशनशिप चेक की जाती है दो वेरिएबल्स के बीच में, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दूसरा हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो ये भी एक नॉन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशनल मेथड है, यहाँ पर भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, नॉन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेथड। डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि कोई भी जो घटना है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में खासियत यही है, इसमें क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे उसको हम एनालाइज करते हैं। जैसे सर्वे मेथड होती है, ऑब्जर्वेशन मेथड होती है, केस स्टडी होती है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्टिव टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, इसमें क्या होता है, ये भी साइंटिफिक यहाँ पर आपका मेथड नहीं है। तो यदि हम देखें एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये यहाँ पर, तो जो भी एक्सपेरिमेंटल मेथड होती है, एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक मेथड्स होती हैं जिसमें कॉज और इफेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, वो दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप को एग्जामिन किया जाता है अंडर हाईली कंट्रोल्ड कंडीशन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो सही जवाब इसका जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्शन ऑफ स्टडी। ब्लूप्रिंट
आपको कौन एक मैप देगा जिससे आप अपनी जो स्टडी है उसको कंडक्ट कर सकें? पायलट स्टडी, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन टूल। ठीक है, तो पायलट स्टडी है जब हम स्टडी को छोटे, जब हमारी जो एक लार्ज स्टडी, जो हमारी मेन स्टडी होती है, उसको करने से पहले हम अब हमारे जो टूल्स हैं, हमारा जो सैंपलिंग टेक्निक है, हमारा जो डेटा कलेक्शन का जितनी चीजें हमने जो प्रिपेयर करी हैं, वो एग्जैक्टली हमारे लार्ज सैंपल साइज पे या मेन स्टडी पर वो इम्प्लीमेंट होंगी या उसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है या नहीं है, तो उसको करने के लिए पायलट स्टडी की जाती है। ठीक है, इसको भी यदि आप चाहेंगे कमेंट में बताएंगे तो मैं इसको एलैबोरेट फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगी। रिसर्च हाइपोथेसिस ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होते हैं? रिसर्च हाइपोथेसिस आर द मेजरेबल, टेंटेटिव, प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स, इट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यदि हम देखेंगे तो चार प्रकार की हम बता सकते हैं आपको। नल हाइपोथेसिस है हमारा यहाँ पर, रिसर्च हाइपोथेसिस है, ठीक है, और साथ साथ हमारे यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, और हमारी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस ये नहीं है, पायलट स्टडी ये नहीं है। फिर हम देखते हैं डेटा कलेक्शन टूल। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका सैंपल है, वो सैंपल से आपको नॉलेज या उनके बारे में इंफॉर्मेशन या डेटा आपको जब इन्फॉर्म कलेक्ट करना है, आपको लेना है, तो भाई आप कैसे लोगे? तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जानकारी को निकालने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ टूल्स तो होने चाहिए। तो जब आप वो टूल्स बनाओगे तो वो टूल्स कहलाएंगे आपके डेटा कलेक्शन टूल, जिसमें हम इंटरव्यू मेथड्स है, हमारे पास में चेकलिस्ट होता है, लिकर्ट स्केल होता है, डिफरेंट टाइप्स के हम लोग टूल्स यहाँ पर डेवलप करते हैं और उनको हम बनाते हैं। तो ये डेटा कलेक्शन है। तो अब बचता हमारा रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च डिजाइन क्या है? रिसर्च डिजाइन ही आपका एक ब्लूप्रिंट है, जिसमें जो रिसर्चर होता है वो क्या करने वाला है, किस तरह से करने वाला है, कौन से मेथड्स को लेने वाला है, आगे जाकर वो किस तरह से डेटा कलेक्ट करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, जितना जो कुछ भी उसके रिसर्च का प्लानिंग होगा इन एडवांस, इट इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। ठीक है, तो क्या है आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो सही जवाब आएगा, a blueprint for the conduction of study is research design। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10, द फाइनल स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस फॉर अ रिसर्चर। एक रिसर्चर के लिए, एक शोधकर्ता के लिए उसकी रिसर्च का जो फाइनल स्टेप है वो क्या होगा? यूटिलाइज द फाइंडिंग्स, एनालाइज द डेटा, इंटरप्रिटेट द फाइंडिंग्स, कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स। अब आपको चार ऑप्शन से देखना है और बताना है कि व्हाट विल बी द फाइनल स्टेप फॉर द रिसर्चर, है ना, ऑफ हिज और हर रिसर्च प्रोसेस। तो वो सबसे पहले कम्युनिकेट करेगा अपनी फाइंडिंग्स को, लास्ट में कम्युनिकेट करेगा, बिल्कुल करेगा। इंटरप्रिटेट द फाइंडिंग्स, बिल्कुल करेगा। एनालाइज द डेटा, बिल्कुल करेगा। सबसे पहले डेटा कलेक्ट होगा, कलेक्टेड डेटा को एनालाइज किया जाएगा, डेटा को प्रॉपर हैंडलिंग किया जाएगा, क्लीनिंग किया जाएगा, ठीक है, टेबुलेशन किया जाएगा, ये सब कुछ किया जाएगा। इंटरप्रिटेट की जाएगी सारी फाइंडिंग्स की। उसके बाद डाटा, जो भी आपको फाइंडिंग्स मिला है, उस फाइंडिंग्स को आप क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। और कम्युनिकेट करने के बाद में आपका जो फाइनल स्टेप आएगा, जो फाइंडिंग्स है वो कम्युनिकेट की गई है, यदि उन फाइंडिंग्स का कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो तो फिर आप सोचिए कि उसका क्या वर्थ रह जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल स्टेप होगा रिसर्च प्रोसेस का एक रिसर्चर के लिए, वो होगा यहाँ पर जो फाइंडिंग्स आपको नया जो नॉलेज मिला है, जो नई चीजें आपको आपके रिसर्च में मिली हैं, उन रिसर्च के फाइंडिंग्स को आपको यूटिलाइज करने के लिए क्या करना है? प्रमोट करना है। तो दिस इज अबाउट ऑल 10 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पूछे गए प्रश्न हैं और इनको जल्दी से क्विकली रिव्यू करें। और मेरे ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि डेफिनेटली इससे थोड़ी बहुत आपको रिसर्च में हेल्प मिलेगी। मैंने पूरा प्रयास किया है। आगे आप लोग यदि चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपके लिए और आपको रिसर्च के या मैनेजमेंट के टॉपिक्स में डील करूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।